हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस को पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्म्स रिक्वायर्ड होती है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको स्पेशल इंटीग्रल के जो फॉर्मूले हैं 7.4 एक्सरसाइज के वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को इनिशियल फॉर्म्स अप्लाई करके जो हम सॉल्व कर लेते हैं तो लास्ट में जो इंटीग्रेशन होगा उसमें स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज होने हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आपको पहले फॉर्म्स एक बार क्लियर कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है कि आपके पास पूरा एक फ्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर्स दिया होगा डिनोमिनेटर में। अच्छा, न्यूमरेटर में भी कुछ हो सकता है, पर अभी हम बेसिक फॉर्म्स देख रहे हैं जिसमें आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये दो फैक्टर्स को आप पार्शली ब्रेक कर सकते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने फ्रैक्शन में। तो हमने पहला जो फैक्टर था उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर लिया a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और पार्शियली इस फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, और नेक्स्ट कांस्टेंट ले लिया b उसके अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, दो फैक्टर्स थे, पहले a अपॉन x माइनस 1 ले लिया, फिर दूसरा जो फैक्टर था वो b अपॉन x माइनस 2 ले लिया। a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब अभी मैं क्वेश्चन लूंगा आपके साथ इंटीग्रेशन करने के लिए तो आपको बताऊंगा ये वैल्यू कैसे मिलेगी आपको। ठीक है, अभी आप देखो जितनी टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे नीचे फिर आपको तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो इस केस में आप तीन कांस्टेंट एज्यूम करोगे, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन b डिवाइडेड बाय अदर फैक्टर x माइनस 2, और c डिवाइडेड बाय लास्ट फैक्टर विच इज x माइनस 3। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप नोट करो ये जितने भी फैक्टर्स है ये सब लीनियर है। लीनियर मतलब x की खुद की पावर भी 1 है और यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसकी पावर भी 1 है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमने देखा तो x माइनस 1 लीनियर फैक्टर है, लेकिन x माइनस 3 जो एक लीनियर फैक्टर था वो दो बार अकर कर रहा है, दो बार आपके सामने आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखो लीनियर फैक्टर विद पावर 1 वाले को कंसिडर करेंगे, और उसमें हम वही एक a कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देंगे, a अपॉन x माइनस 1। यहां पर अब मेरे पास जो x माइनस 3 है वो दो बार है पावर 2 के साथ, तो आप इसमें अगर दो बार फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप दो कांस्टेंट एज्यूम करोगे। पहला जो कांस्टेंट आप ले रहे हो इसके लिए वो आप b लोगे विद सिंगल पावर ऑफ x माइनस 3, मतलब x माइनस 3 की पावर 1 हमने एज्यूम करा। फिर इसमें एक और कांस्टेंट एज्यूम करते हैं c, जिसमें हम यहां पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे। मतलब जितनी आपकी पावर है आप पहले पावर 1 से लेकर फिर 2 तक जाओगे। अच्छा, इन केस अगर पावर 3 हो गई तो आप 3 तक जाओगे, नेक्स्ट वाली फॉर्म वही है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, लीनियर फैक्टर्स है, आप एक एक कांस्टेंट असाइन करते जा रहे हो हर एक फैक्टर को, और आप पूरे जो एक सिंगल फ्रैक्शन को आपने कुछ मल्टीपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया, जिसमें हमारा अभी मेन टास्क है एबीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। वो भी हम आगे सीखेंगे, पहले फॉर्म से एक बार क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली फॉर्म आपके पास है क्यूब वाली। देखो x माइनस 1 तो फिर एक ही बार एग्जिस्ट करता है, तो आप एक कांस्टेंट दे दोगे x माइनस 1 को। अब यहां पर x माइनस 2 तीन बार है, x माइनस 2 अगर तीन बार है तो आप यहां पे तीन कांस्टेंट असाइन करने वाले हो। तो स्टार्ट कहां से करोगे, b लोगे आप विद x माइनस 2 की सिंगल पावर, फिर आप c लोगे x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर आप d एज्यूम करोगे x माइनस 2 की पावर 3। इस तरह से पावर 1 से लेके 3 तक आप जाओगे। चलो आगे देखते हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, आप देखो x की खुद की पावर 1 थी, मतलब लीनियर फैक्टर था। अब जो नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है वो x माइनस 2 है और x स्क्वायर माइनस 9 है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो अब x स्क्वायर माइनस 9 आ गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक आपको जो दिख रही है, कहीं ये स्प्लिट तो नहीं हो सकती लीनियर फैक्टर्स में? अगर स्प्लिट हो सकती है तो ये वही फॉर्म है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। जैसे कि इसमें 1 अपॉन x माइनस 2 को तो आपने ऐसे ही रखा, अभी पहले मैं फ्रैक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। x स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आपका क्या होगा, स्प्लिट होके x प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये तो आपका सेकंड वाली फॉर्म बन गई जिसमें तीन फैक्टर्स थे और तीनों लीनियर है, तो आप तीन कांस्टेंट इसमें एज्यूम कर लोगे, a डिवाइडेड बाय x माइनस 2, b डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, ये फॉर्म आपको समझ आ गई। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर यहां पे आप ध्यान से देखो, x प्लस 1 लीनियर है, x स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये स्प्लिट नहीं हो पा रहा। x स्क्वायर माइनस 4 होता तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, ये स्प्लिट नहीं हो रहा। तो ये क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर हो गया।
तो पहले लीनियर वाले को निपटाते हैं एक सिंगल कांस्टेंट देके। अब आगे, अगर आगे वाला फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आप लीनियर प्लेस करोगे। देखो लीनियर है तो आपने कांस्टेंट प्लेस किया अभी तक। अब यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है x² + 4 क्वाड्रेटिक, तो ऊपर लीनियर होना चाहिए। लीनियर की फॉर्म क्या होती है? ax + b, ये लीनियर की जनरल फॉर्म है ना। अच्छा, a वाला कांस्टेंट तो मैं यूज कर चुका हूं, तो आगे हम क्या कर लेंगे? bx + c। तो इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गए, एक x के साथ और एक कांस्टेंट टर्म bx + c। क्लियर हुआ? ठीक है। लास्ट फॉर्म आपका दोनों ही क्वाड्रेटिक है, तो पहला वाला फैक्टर अगर आप लेते हो क्वाड्रेटिक वाला तो इसके ऊपर लीनियर फॉर्म आएगी। अब लीनियर फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म लीनियर की ax + b, ठीक है। और फिर दूसरे वाला फैक्टर लोगे x² + 9, तो इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगी, तो आप कांस्टेंट चेंज कर दोगे, cx + d ले लोगे। 4 कांस्टेंट तक इसमें हमें कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो ये 7 फॉर्म्स अगर आपको क्लियर हो गई तो हम पार्शियल फ्रैक्शन आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म्स अप्लाई करना मेन है। स्टार्टिंग तो क्वेश्चन की यही से होगी ना। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन वही है, एवेल्युएट या इंटीग्रेट। मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तो अभी तक जितनी फॉर्म्स हम पढ़ के आए हैं, जितनी भी फॉर्म्स हम पढ़ के आए हैं, जैसे स्पेशल इंटीग्रल्स लिया था हमने, तो उसमें भी ना हद से हद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म थी। ये तो क्यूबिक हो जाएगी, है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म को तो हम डील कर लेंगे, हमने फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन लीनियर अपॉन क्यूबिक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, बाय पार्ट्स हमने पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहां पर देखो 3 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स को देखते ही मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा पढ़ा था। तो इसमें अभी आप इंटीग्रेशन को छोड़ दोगे, इंटीग्रेशन को अभी आप भूल जाओ, पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके उसका कांस्टेंट जो मैंने बताए थे उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं। आप इसे कंसिडर करोगे, आप इंटीग्रेशन को अभी के लिए छोड़ दोगे। कंसिडर क्या कर रहे हैं हम? पूरा फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, x - 2 और x - 3। तो इसमें जब 3 लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हमने क्या सीखा था? a डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला फैक्टर x - 1, फिर b अपॉन में x - 2 प्लस c अपॉन में x - 3। अच्छा, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में यहां पे है, आप एलसीएम लोगे तो 110% यही आना है, x - 1, x - 2 और x - 3। ये आपने एलसीएम ले लिया तो a के साथ क्या आएगा? x - 1 से आप डिवाइड करोगे तो 2 फैक्टर्स बचे, a के साथ आपके पास आ रहा है x - 2 और x - 3। अच्छा, b के साथ क्या आ सकता है? आप b के लिए x - 2 से डिवाइड करोगे तो x - 1 और x - 3 बच गया, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। और c के साथ x - 1 और x - 2, ये आपके पास फॉर्म आ रही है, ठीक है। अच्छा, सामने 3x - 1, x - 1, x - 2, x - 3, ये तो सेम ही है, ये तो आपकी गिवन फॉर्म है, ठीक है। हमने बस RHS में थोड़ी सी वर्किंग की है, RHS में हमने थोड़ी सी वर्किंग कर ली, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करके हटा दो, ऐसे कैंसिल मत करना, बस इसे हटा दो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको पूरा इस तरह से लिखोगे कि 3x - 1 जो है वो a के साथ x - 2, x - 3 लेके चल रहा है, b के साथ x - 1 और x - 3 लेके चल रहा है, और c के साथ x - 1 और x - 2 लेके चलेगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर दो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको ABC की वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप पहला वाला फैक्टर देखो, पहला वाला फैक्टर देखो, x - 1 है उसके नीचे, तो ये जो x - 1 है, आप इसको 0 के इक्वल एज्यूम करो, लेकिन यहां पे कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता। हम इस अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बस साइड में हमने सोचा कि x - 1 को अगर 0 के इक्वल रखोगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो आप इसमें क्या करोगे? एक इक्वेशन में अगर दोनों साइड सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो वैलिड है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? पुट x = 1, सिंपली पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। बस कहां से आया x = 1? हमने साइड में हवा में x - 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, वो x की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप 0 इक्वल लिख के नहीं दिखाओगे, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 3 × 1 3 3 - 1 यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा,
अब ये x के लिए 1 पुट करने का देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। मैंने जैसे यहां पे रखा 1 तो 1 - 1 0 आ गया, ये टर्म कैंसिल हो गई, मतलब 0 हो गई, पूरी हट गई। ये 1 - 1 ये 0 हुआ, ये पूरी टर्म हट गई। तो बचा क्या, सिर्फ ये। इसका कैलकुलेशन का पार्ट क्या है आपके पास, 1 - 2 -1 है, अच्छा 1 - 3 -2 है, जो कि ओवरऑल कितना आ गया, ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, 2a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू तो आपको 1 मिल भी गई। समझ आई बात। एक और देखो, एक बार आपने इसको 0 के इक्वल रखा, x के लिए 1 मिली, x के लिए 1 सब्स्टिट्यूट की, आपको a कांस्टेंट मिल गया। सिमिलरली x - 2 को 0 के इक्वल रखो तो x के लिए 2 मिलेगी, x के लिए 2 मिली और x के लिए 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, यही पे कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन। अब अगर मैं x = 2 रखता हूं तो 3 × 2 6, 6 - 1 यहां पे 5 आ जाएगा, और यहां पर इधर 2 रखा, ये टर्म 0 हो गई, इधर 2 रखा, ये पूरी टर्म 0 हो गई, बचा क्या ये, तो b के पास क्या आएगा, सॉल्व करें डायरेक्टली, 2 - 1 1 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, तो यहां पे -1 आएगा। और अगर इसको हम ढंग से देखें तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, -5, b की वैल्यू -5 मिल गई। इन्हीं स्टेप्स पे लेट या पुट x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। लेट x = 3 इन इक्वेशन 2, इसीलिए इक्वेशन 2 पहले मार्क कर दी थी, इक्वेशन 2 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अब जब मैंने 3 प्लेस किया तो 3 × 3 9, 9 - 1 8 आ गया, इक्वल टू, अब 3 वाली टर्म कौन सी गई, ये 0 हो गई, क्योंकि 3 - 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू 0 हो गया। यहाँ 3 रखा, 3 - 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू 0 हो गया, बचाइए। c के साथ 3 - 1 2 आया, 3 - 2 1 आया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 और 1, तो c के लिए क्या मिल गई 8/2 4 मिल गई, ABC मिल गया। अब आप इक्वेशन 1 को कंसिडर करो। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 3x - 1 x - 1 x - 2 और x - 3 ये थी, जिसमें आपने a क्या कैलकुलेट किया है, देखो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ये पूरी इक्वेशन 1 है, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन था देखो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है नए फ्रैक्शन में। a की वैल्यू 1 है तो 1/x - 1, देन b कितना आया -5, आपके पास आएगा -5/x - 2, और c आपके पास कितना है 4/x - 3, ये आ चुका है, ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे, ये पूरा फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया नए वाले फॉर्म में, आई लगा के इंटीग्रल लगा के मैं डायरेक्टली, अब ये ना लिख के मैं ये लिख दूं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/x - 1 -5/x - 2 और 4/x - 3, इंटीग्रेशन होना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें बहुत बेसिक वे में आता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x - 1 का क्या होने वाला है log x - 1, अच्छा फिर -5 कांस्टेंट है तो हमने साइड में रख दिया, 1/x - 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा log x - 2, फिर 4 कांस्टेंट है, देखो 4 कांस्टेंट है तो 1/x - 3 का क्या होगा log x - 3, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, प्लस से लगाना मत भूलना, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले कौन सा फ्रैक्शन एज्यूम करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की मैंने सेकंड फॉर्म उठाई क्योंकि 3 लीनियर फैक्टर थे, उसमें फिर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करके हटा दिया, फिर एक एक करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको 0 के इक्वल एज्यूम किया, शो नहीं करना, वो x के वैल्यू 1 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया, a मिल गया, फिर x के वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, x के वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की, abc मिल गया। जैसे ही abc मिला यहाँ पे प्लेस करा और इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि देखो इसको इंटीग्रेशन करना मुश्किल था, पर इसका इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसमें कोई केस भी नहीं है इंटीग्रेशन का, बस पार्शियल फ्रैक्शन की मेन सॉल्विंग थी। अच्छा, ये तो देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म थी पार्शियल फ्रैक्शन की, आगे फॉर्म्स थोड़ी सी चेंज होगी, वो भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, सिंगल पेज है तो थोड़ा ध्यान से हमें बचा के सॉल्विंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमारे पास आई है, लेकिन इंटीग्रल के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है ना, पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, एबीसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 3x + 1 अपॉन में आपके पास क्या है x + 2 और x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर्म चेंज हो गई,
इसमें हमने क्या सीखा था, जो लीनियर फैक्टर है विथ पावर 1 उसे आपको एक कांस्टेंट दे दिया, लेकिन जब पावर 2 वाला है तो आप इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व करने वाले हो, एक तो आएगा b x माइनस 2 और c आएगा फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेके, है ना, पावर 2 तक आपको जाना है। इसमें मैंने आपको बोला था एलसीएम लेना है, एलसीएम में आरएचएस में क्या रखा जाता है, जो एलएचएस का डिनोमिनेटर है वही आरएचएस का होगा, तो एलसीएम सोचने में भी टाइम मत खराब करना, सेम लिख देना, बाकी तो पता ही है, ये एलसीएम लेना आता ही है आप सबको, ठीक है। अब x प्लस 2 से डिवाइड किया मैंने तो a के साथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर x माइनस 2 से किया तो b के साथ एक x प्लस 2 आएगा और एक x माइनस 2 आएगा, और लास्ट x माइनस 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो c के साथ तो सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा x प्लस 2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 होती है, यहां पे ये तो सेम ही चल रहा है अभी। अच्छा, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करके हटा देंगे हम, इंप्लाइज सेकंड इक्वेशन, मेन इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, a के साथ x माइनस 2 का स्क्वायर, b के साथ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और c के साथ x प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी, ठीक। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x के लिए माइनस 2 आ गई, मैंने यहां पे क्या किया, इधर ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2, पता है इक्वेशन 2 में ही रख रहे हैं, तो क्या होने वाला है, x के वैल्यू माइनस 2 रखी यहाँ पे, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 5 हो गया, LHS में माइनस 5 आ गया। अच्छा, फिर माइनस 2 मैं इधर रखूंगा तो 0, इधर रखूंगा तो 0, बचाइए, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर भी है तो 16a हो गया, तो मेरे को a की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है। जितना कैलकुलेशन आप बचा सकते हो बचा के आप लिख सकते हो वैल्यू, a की वैल्यू तो मुझे ये मिल गई। फिर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो इस बार मैंने x को 2 रखा, जब x को 2 प्लेस किया तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1, यहाँ पे तो LHS में 7 आ गया। अब यहाँ पे अगर 2 प्लेस करता हूँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x को 2 रखता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, बचाइए, तो ये 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 4c बन गया, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4। अब प्रॉब्लम यह है कि b की वैल्यू नहीं मिल पा रही, b की वैल्यू क्यों नहीं मिल पा रही, मैंने एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, x माइनस 2 आया रख दिया, इसको 0 के इक्वल रखा, x के लिए 2 आई प्लेस कर दी, इसको 0 के इक्वल रखोगा तो x के लिए 2 ही तो आएगी, तो x के लिए 2 रखोगा तो मुझे c तो मिल रहा है, b तो मिला ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, देखो एक तरीका ये होता है कि आप सारे ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करो और फिर कंपेयर करो कोएफिशिएंट्स को, टाइम कंज्यूमिंग है, जब हम आधे से ज्यादा पार्ट सॉल्व कर चुके हैं तो इसके लिए अब हम मुझे क्या करना चाहिए कि आप चेक कर लो x की कौन सी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हो, आपने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप और इजी वैल्यू अपनी मर्जी से अपनी अजम्पशन पर आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि देखो आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब LHS RHS इक्वल है ऑलरेडी, अगर उसमें मैं कोई x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं दोनों साइड में तो वो तब भी इक्वेशन रहेगी, तो इसमें 2 और -2 यूज हो गया ना x का, तो आप x को 0 ले लो, सबसे छोटी वैल्यू जिसकी कैलकुलेशन भी इजी हो। अच्छा, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, मतलब वो वैल्यूज जो अभी तक मैंने यूज नहीं करी, तो यहां पर और वैल्यू छोटी लेने की कोशिश करते हैं ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। x की वैल्यू आपने 0 रखी, अब यहाँ पे 3 इंटू 0, 0 प्लस 1, यहाँ पे तो 1 आ गया, चलो ठीक है जी, यहाँ पे 0 रखा है x को, तो 0 -2 -2 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4a, ये आ गया। इधर देखो 0 प्लस 2 2, 0 -2 -2, तो 2 इंटू -2 माइनस में 4b आ गया, यहाँ पे 0 प्लस 2 ये कितना हो गया ट्वाइस ऑफ c। अब ये एक इक्वेशन बन गई ए बी सी की टर्म्स में, जिसमें a और c तो मेरे पास है, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम रह गया, वो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब आप इसको रफ में फेयर में जैसे आप शो करना चाहो आप कर सकते हो। ये इक्वल टू मेरे पास चल रहा है 1, ठीक है, एक बार देख ले, ये 0 रखा, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका -4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब a आपके पास कितना है, a आपके पास है -5/16। अच्छा, b आपको कैलकुलेट करना है, b आपको कैलकुलेट करना है, पर c आपके पास कितना आ चुका है, c आपके पास आ चुका है 7/4, ठीक है, बस कैलकुलेशन का काम है। तो मैंने -4b को इधर रखा, बाकी 1 के पास किसे भेजा, देखो 4 और 16 कैंसिल हो गया, तो ये तो बन गया -5/4,
है ना, -5/4 को उधर भेज दिया +5/4। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा। इन केस 2 × 7 14, तो 14/4 को अगर मैं उधर भेज दूं माइनस में, एलसीएम लेने में इजी रहेगा। ठीक है, 2 और 4 को मैंने कैंसिल नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या सॉल्व करें, आपने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया आपने, तो आपके पास आ गया 4 + 5 9। ठीक है, 4 + 5 9 आ गया। 9 - 14 कितना आ गया आपके पास, -5, है ना, -5। अच्छा, फिर माइनस से माइनस तो क्रॉस हो गया, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5/16, मेरे पास b भी आ गया। अब मैं सीधा चला गया इंटीग्रल पे, क्योंकि जगह कम है तो आपको a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी समझ आई। लीनियर फैक्टर्स को तो आप 0 के इक्वल रख के, जो कि आपको बता रहा हूं मैं बार बार, मेन शीट में शो नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 किसी भी फ्रैक्शन का। बस हम एज्यूम करते हैं कि अगर x की वैल्यू -2 हो इस इक्वेशन में तो a मिल गया, x की वैल्यू 2 रखी तो c मिल गया। अब b निकालने के लिए अदर वैल्यू जो आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हो उनके अलावा कोई और वैल्यू को एज्यूम करो। आपके पास एक इक्वेशन बनेगी ABC में, जिसमें कुछ कांस्टेंट आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो डायरेक्टली, वो रखोगे, तीसरा कांस्टेंट भी मिल गया। अब तीसरा कांस्टेंट मिलने के बाद आप इक्वेशन 1 को कंसिडर करो, जो ABC की वैल्यूज आ गई यहां प्लेस करो और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, सीधा वन इंटीग्रल जा रहा हूं। इंटीग्रल पे मतलब इसका इंटीग्रेशन करना था और ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें। तो देखो इसमें डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूं, a की वैल्यू कितनी है, -5/16 डिवाइडेड बाय x + 2 है। अच्छा, b कितना है, +5/16 अपॉन में x - 2 है। और c कितना है, +7/4 अपॉन में x - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, पूरे का इंटीग्रेशन होना है, और ये मैंने साइड में लिख दिया कि भाई ये सारी वैल्यूज कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से करा मैंने सारा काम ये यूज। अब इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, -5/16 को हमने बाहर रखा है एज अ कांस्टेंट, तो 1/x + 2 का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, log x + 2। ठीक है जी, फिर +5/16 को हमने बाहर रखा, 1/x - 2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x - 2, ये भी ठीक है। अब 7/4 कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, अब 1/x² का इंटीग्रेशन किसी को ध्यान है, 1/x² का बोला था, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन इज -1/x। तो 1/x - 2 का स्क्वायर क्या देके जाएगा आपको, 1/x - 2 का स्क्वायर क्या देके जाएगा इंटीग्रेशन, -1/x - 2। क्या लिखोगे यहाँ पे, -1/x - 2 और प्लस c। अब इतना तो कर ही लेना कि -7/4 x - 2 आ जाएगा अपॉन में। क्लियर हुआ, ये सेकंड फॉर्म लगा ली ना हमने। सेकंड फॉर्म इन द सेंस कि एक तो हमने प्योर लीनियर फैक्टर्स वाला ले लिए, एक हमने स्क्वायर वाला ले लिया। अच्छा, अगर क्यूब भी होगा तो क्या होगा, फोर्थ कांस्टेंट आ जाएगा, फोर्थ कांस्टेंट। तो उसमें क्या होगा, दो वैल्यूज तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगा। अच्छा, दो वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेगी, दो वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेगी, मतलब मान लो 0 लिया तो हम 1 भी लेके देख लेंगे, तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग का काम रह जाएगा। अदरवाइज अगर आप बेसिक मेथड की बात करते हो तो आप पूरे ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करोगे, उसमें x3, x², x और कांस्टेंट के मतलब टर्म्स और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे LHS RHS से, तो भी इक्वेशन तो बननी है, टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम आपका काफ़ी सेव हो जाता है अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक, आगे देखें, अभी आ गया लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन, लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो अब ऊपर लीनियर है और लीनियर और क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म को अभी तक हमने नहीं किया है ना। अगर पुराने किसी कॉन्सेप्ट से बात करें कि भाई कोई कॉन्सेप्ट लग जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता तो बात बनती, मैं फॉर्म लगाता, लेकिन ये तो लीनियर ऊपर और नीचे भी लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। तो इसमें जब दो फैक्टर दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 या 3 अलग अलग फ्रैक्शंस में, जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे शायद आगे चल के। एक बार जगह देखे कितनी है हमारे पास इस बार, तो आराम से इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको हमने कंसिडर किया, कैलकुलेशन का काम यहाँ पे देखेंगे, x/(x-1) और x² + 4। तो यहां पर a/(x-1) भाई लीनियर है, लीनियर का तो आप x-1 ले लोगे। अब क्वाड्रेटिक है जो कि स्प्लिट नहीं हो पा रहा, तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर क्या आएगा, लीनियर फैक्टर। तो लीनियर में अब आपके पास b और c कांस्टेंट यूज करने पड़ेंगे। इक्वेशन 1 एलसीएम ले लिया। अच्छा, LHS तो सेम ही रहेगा, LHS में नो चेंज, यहाँ पे एलसीएम सेम ही आता है जो LHS का होता है।
तो a के साथ आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और bx प्लस c के साथ क्या आ गया, x माइनस में 1। ठीक, कंपेयर किया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हटा दिए, x इज इक्वल टू a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और bx प्लस c के साथ रिमेनिंग x माइनस 1 आ चुका है। इसे इक्वेशन 2 मार्क कर दिया हमने। इसमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए आप इसी को तो जीरो के इक्वल रख सकते हो, तो आपने x माइनस 1 को जीरो के इक्वल एज्यूम किया, x के लिए 1 आ गई, तो हमने बहुत ही आराम से x इक्वल टू 1 को यहाँ पे इक्वेशन 2 में रखना शुरू किया। x तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 4 ये तो 5 हो गया, ठीक है। और यह जैसे 1 रखा ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो आपको एटलीस्ट एक कांस्टेंट तो मिल ही गया, a की वैल्यू 1/5 a मिल गया, ठीक है। अब इसको तो 0 के इक्वल रखने का कोई सेंस ही नहीं है ना, ये तो आपको इमेजिनरी वैल्यू देके जाएगा x की। तो कहता है आप x को सिर्फ 1 ले सकते थे, अभी दो कांस्टेंट और आपको निकालने हैं, x को 1 लिया, एक कांस्टेंट आ गया, दो कांस्टेंट और निकालने हैं। तो कह रहा है अदर देन 1 x की वैल्यू 1 के अलावा कोई और लेके देखो। अब तो इजी वैल्यू तो वही रहती है कि आप x को 0 ले लो, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 में रखना होता है। तो यहाँ पे तो x 0 हो गया, देखो ना LHS में तो 0 हो गया, यहाँ पे जैसे ही 0 प्लेस किया तो 0 प्लस 4 ये तो 4a बन गया, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, प्लस यहाँ पे x को 0 रखा तो ये पूरी b वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, मतलब हट गई, यहाँ पे c बचा सिर्फ, और 0 माइनस 1 तो ये कितना आ रहा है -c। बस समझ आ गई बात, जहां जहां पे x आपने 0 प्लेस कर दिया तो b वाला टर्म हट गया, यहाँ पे 0 माइनस 1 आया तो -c बचा। अब a 1/5 है, अब देखो ना c के लिए कितनी आ रही है 4a, और a आपके पास 1/5 है, तो ये कितना बन गया 4/5, c के लिए 4/5 आ गई। फिर अभी भी एक फैक्टर बचा हुआ है, अच्छा दो कांस्टेंट निकल गए, तीसरा कांस्टेंट निकालना, तो वैसे कैलकुलेशन बहुत कम बची। अब मेरे पास a मिल गया, c मिल गया, अब b रहता है, b के लिए क्या करे, मैंने 1 यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया, तो कह रहा -1 कर लो। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए छोटे नंबर उठाओ इन इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें x को अगर मैं -1 रखता हूं तो LHS में तो सिर्फ x है, तो x की जगह -1 रख दिया, यहां -1 रखा, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 + 4 5a आ गया, ये फिर से ये इस बार 5a आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद -1 रखा तो ये कितना बना -b + c, और ये -1 -2 हो गया, तो मेरे पास क्या आ रहा है -b + c, और ये -2 मल्टीप्लीकेशन में है। करो सॉल्व इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे निपटा देते हैं। -2 पीछे से मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट में, तो ये आ गया प्लस का 2b और -2/c। कैलकुलेशन थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्विंग का रहता है बस। a कितना है 1/5, तो ये तो 1 ही हो गया, देखो ना, मतलब 5a की वैल्यू कितनी है 1 हो गया, तो ठीक है। 2/b -2c कितना है 4/5, सॉल्व करना पड़ेगा इसे। अच्छा 1 इधर आया, ये वाला 1 इधर आया -1, और ये कितना बन गया -8/5, इधर ले आया +8/5 इक्वल टू 2b बचा। सॉल्विंग चल रही है, चलने देते हैं। ये हो गया -2 + 8/5 इक्वल टू 2b। एलसीएम लेना, अब एलसीएम लिया तो -10 + 8, -10 + 8 कितना आ गया -2/5 इक्वल टू 2b, तो b के लिए कितनी आ गई -1/5। तो हमारा काम यही होता है कि तीनों वैल्यू मिल जाए कांस्टेंट की, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, ठीक है। a 1/5, b -1/5 और c आपका 4/5 है। ये सारी वैल्यूज आप रखोगे इक्वेशन 1 में और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो i लगाकर और फ्रॉम इक्वेशन 1, i लगाकर फ्रॉम इक्वेशन 1 a आया था 1/5, ठीक है, अपॉन में x - 1 था, फिर क्या था bx + c, b कितना निकाला आपने, b आपके पास 4/5 था, -1/5 आया, वो 4/5 है, और ये देखो ये bx + c है, ठीक है। b आपके पास आया है -1/5, अच्छा b के साथ आपका x है, और c आया आपका 4/5, अपॉन में x² + 4, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, इस पूरे का, समझ आ गया। bx + c, b -1/5, c 4/5, अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन। अब इसको देखते हैं क्या क्या सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। 1/5 बाहर रखा, आपको 1/x - 1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है जी। इसके बाद -1/5x,
अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मतलब -1/5 को मैं बाहर ले आया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करा x अपॉन में पूरा x²+4 ऐसे dx, मतलब क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने -1/5 x के नीचे x²+4 रखा, आगे 4/5 के साथ भी रखेंगे, तो -1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फिर 4/5 के नीचे रखने लगे तो 4/5 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, 1 में x²+4 का इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डायरेक्ट हो रहे हैं इंटीग्रेशन, आप देखो, ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया, 1/x-1 का इंटीग्रेशन तो हो गया log x-1, ये सब्स्टिट्यूशन का केस बन सकता है। x²+4 का डेरिवेटिव 2x होता है, ऊपर 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर ये फॉर्म बन रही है 7.4 वाली, जो मैंने आपको बोला था फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये x² + a² का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। चलो अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन के केसेस लग रहे हैं इसमें। 1/5 सबसे इजी वाला तो इंटीग्रेशन हो चुका है, log x-1, ये तो निपट गया। अब -1/10 के साथ x²+4 का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो आपको याद दिला दूं, अगर हमारे पास नीचे fx होता था, अरे ऊपर एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव होता है और हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम लिखते हैं log fx, हम लिखते हैं log fx + c, log fx + c, तो यहां पे क्या आ रहा है, log x²+4, ठीक, प्लस 4/5 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। यहां पे क्या आ रहा है, 1/x² + a², तो 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या था, आपको फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए, पर अभी एक आध क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं आपको याद दिलाने के लिए कि कौन सी कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। ये 1/a tan इनवर्स x/a + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, तो इसमें a यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो आपने क्या लिखा, 1/a tan इनवर्स x/a मतलब 2 है यहाँ पे, + c, बस क्या किया, 2 से ये 4 कैंसिल कर दिया 2 पे, बस 2/5, ये पूरा आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये केस आपका, जिसमें आपने लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक दिया हुआ था नीचे, तो 3 कांस्टेंट कैलकुलेट करने थे, इस बार एक ही वैल्यू डायरेक्टली मिली मुझे x-1 से, बाकी b और c निकालने के लिए मुझे यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को लेट करना पड़ा, एक बार 0 लेट किया, एक बार -1 लेट किया, तो इक्वेशंस को प्रॉपरली सॉल्व करा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखना, इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन करके ABC की वैल्यू जो आ गई, उसके बाद तो इंटीग्रेशन में जो लगा रहा हूँ फॉर्म में, वो सब पुरानी है, हम पढ़ चुके हैं वो सब, बस इसको उस फॉर्म में लेकर आना था जिससे इंटीग्रेट हो सके, पुरानी वाली फॉर्म से टैली हो पाए, वो वाला मेथड आज आपने सीखा है। ठीक है, देखते हैं अब ये देखो, 2x में x²+1 और x²+2, ठीक है, एक ही है हमारे पास पेज इसमें, तो इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो आप, अगर आप दोनों क्वाड्रेटिक देख रहे हो, दोनों क्वाड्रेटिक जो कि स्प्लिट नहीं हो पा रहे, ये स्प्लिट नहीं हो रहे, लेकिन अगर मैं इनको ax + b और cx + d लूं तो 4 कांस्टेंट है, तो उसको करने से पहले देखा करो कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा आपको, जैसे x² का डेरिवेटिव आपको 2x दिख रहा है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले भी अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो आप करो। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले मुझे क्या दिख रही है कि मैं इसे y ले लूंगा x² को, और dy/dx मुझे क्या मिलेगा, 2x, जिससे dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x dx। तो इंटीग्रल को अगर मैं चेक करूं, तो मेरे पे 2 फैक्टर बन गए, एक बन गया y+1 और एक बन गया y+2, y+1 y+2, और 2x dx किस में चला गया, dy में। अच्छा, यहां पे 1 लगाना तो छोड़ नहीं सकते हम। अब ये बहुत ही सिंपल वाला पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, मतलब ये तो अभी तक का सबसे सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन हुआ कि 2 ही फैक्टर्स है नीचे, तो कंसिडर किया हमने 1/y+1 मल्टीप्लाइड बाय y+2 इक्वल टू a/में y+1 और b/में y+2। तो डायरेक्टली कर ले अब थोड़ा सा कुछ, डायरेक्टली क्या कि मैंने एलसीएम ले लिया, a के साथ y+2 आएगा और b के साथ y+1 आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम होने थे, कंपेयर करके हटा दिए, ये बन गई इक्वेशन 1, ये डायरेक्टली आ गई इक्वेशन 2 पर। अब इसमें मैंने y को एक बार -1 रखना, y को -1 रखना हमें, तो y को -1 रखा मैंने, तो यहाँ पे LHS में तो 1 ही रहेगा, यहाँ -1 रखा तो -1 + 2 कितना हो गया, a हो गया, a × 1, यहाँ -1 रखा 0 हो गया। अच्छा, फिर
y को मैंने -2 रखा, एक मिनट, एक बार हमने y को -1 रखा इसको देखते हुए, एक बार इसको देखते हुए y को -2 रखा। -2 जब प्लेस किया, ये तो 1 का 1 ही रहेगा ना LHS में, यहाँ -2 प्लेस किया तो 0 हो गया, यहाँ -2 रखा तो क्या आएगा, b के साथ -1, तो b की वैल्यू आपकी -1 आ गई, a मिल गया, b मिल गया, बस अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। आपने i इंटीग्रल को कंसिडर किया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना था विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे a और b आप कैलकुलेट कर चुके, जिसमें a और b भी सिंपल देखो वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई 1 है ना, और b की वैल्यू आई -1, इनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। 1/y + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/y + 1 का आप लिखोगे यहाँ पे log y + 1 माइनस 1/y + 2 का क्या होगा, आप लिखोगे log y + 2, अच्छा प्लस c। अगर बिल्कुल ही प्योर लॉग में दिख रहा है आपको, जिनको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप कर दो, और y में आंसर मत छोड़ना पर गलती से भी, y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो यूज कर लेना। अच्छा सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किया, log a - log b log a/b, और y की वैल्यू आपके पास x² थी, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन आपका। लेकिन इसमें क्या था कि डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाना डिफिकल्ट हो जाता, 4 कांस्टेंट आपको निकालने पड़ते। तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है कि x² का डेरिवेटिव 2x है, सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो आपको 2 लीनियर फैक्टर दिखने लग गए, जिसका पार्शियल फ्रैक्शन तो सबसे इजी है, और लास्ट में आपने y को ओरिजिनल जो था x² सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए, छोटे मोटे क्वेश्चन है सारे, लास्ट में जाके आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, लेकिन जो अभी हमने पढ़ लिया उस पे बेस्ड एक ये थोड़ा और बेटर क्वेश्चन बन सकता है। ये बेटर क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा कि sin x - sin 2x आ गया, इसमें तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन लगने का स्कोप ही नहीं दिख रहा, sin x के साथ -sin 2x, कोई ये लीनियर फैक्टर्स थोड़ी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर थोड़ी है, इसमें सिंप्लीफिकेशन होगी आपकी। ठीक है, काफी सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, देखते हैं हमारे पास इंटीग्रल, जैसे कि एक ही चीज दिख रही है कि भाई हमें तो sin 2x का फॉर्मूला ही तो आता है, हम पहले वही लगा देंगे, और तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना इसमें। ये हमने क्या किया, इसके बाद फॉर्मूला लगाने का ये बेनिफिट हुआ कि sin x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 - 2 cos x। ठीक है, 1 - 2 cos x। अब पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता कि जब यहां भी कुछ और यहां भी कुछ सेम वैल्यू होती, यहां cos है, यहां पे sin है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर हमने एक स्टेप इसमें ये अप्लाई कर दिया, ये कौन सा, कि मैंने ऊपर भी sin x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी sin x से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो बन गया sin² x, और ये 1 - 2 cos x तो अपनी जगह ठीक चल ही रहा है, और यहां पर ये जो sin² x है, देखो यहां पर जो sin² x है, इसको मैंने ले लिया 1 - cos² x, यहां पे 1 - 2 cos x। अब देखो, अब दिख रहा है आपको सब्स्टिट्यूशन का बेस, कि अगर आप cos x को t लेते हो तो आपको sin x मतलब -sin x उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, और माइनस तो मैनेज कर लेंगे। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है कि अगर मैं t ले लू cos x, ठीक है, तो dt/dx, किसी को इसमें डाउट नहीं है कि वो -sin x होगा, और इंप्लाइज लिख के यहीं पे मैं -dt की वैल्यू निकाल के रख लू कि ये तो sin x × dx हो गया। तो देखे जरा इंटीग्रल क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, ये बन गया 1 माइनस में t², ये बन गया 1 माइनस में t², और ये बन गया 1 माइनस में 2 × t। ठीक, और sin x dx किस में चला गया, -dt में, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइड में -dt 1 लगा के। अच्छा, फिर आप बोलोगे यार माइनस तो चल बाहर आ गया, माइनस तो बाहर ले आया हम, इधर देखो ये स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है किसमें, 1² - t², तो ये आ जाएगा 1 - t और 1 + t में, और तीसरा फैक्टर 1 - 2t। तो अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया कि 3 लीनियर फैक्टर बन गए, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे हम। ठीक है, तो कंसिडरेशन तो मैं यही कर लेता हूँ, कंसिडरेशन तो हम ये ले लेंगे यहीं पे। कंसिडर में मैंने क्या किया कि 1 में 1 - t, फिर 1 + t,
और 1 माइनस 2t, इसको कंसिडर तो हमें करना आता ही है, a अपॉन में 1 माइनस में t, अच्छा b अपॉन में 1 प्लस t और c अपॉन में 1 माइनस में 2 इंटू टी। इक्वेशन भी डायरेक्टली बना ले, है ना, या आपके पास मान लो मैं इक्वेशन 1 मार्क कर दूं और इक्वेशन डायरेक्टली बना लूं तो आपको पता है डिनोमिनेटर में सेम ही तो आएगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कंपेयर हो जाएगा, हट जाएगा वो, तो यहाँ पे एलएचएस में तो सिर्फ 1 ही आने वाला है। तो a के साथ क्या आएगा, आप लिखोगे 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस में 2 इंटू टी। इसको एक काम करते हैं, पीछे वाले पेज पे लिख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू सब्सटीट्यूट करेगा तो आपको इक्वेशन चाहिए होगी। तो मैं ना इसको नेक्स्ट वाले पेज पे लेके जाता हूँ। मेरे पास एलएचएस में तो 1 आ रहा है, a के साथ आएगा 1 माइनस टी पहले था, 1 प्लस टी पहले था, 1 माइनस टी पहले है, ठीक है। तो हमारे पास a के पास आएगा 1 प्लस टी और 1 माइनस में 2t। अच्छा b के पास क्या आएगा, 1 माइनस में t और 1 माइनस में 2t, ठीक है। और c के साथ क्या आने वाला है, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। बस अब एक बार जो पहला फ्रैक्शन था 1 प्लस टी अपॉन में, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो पहला है 1 माइनस टी है, जैसे तो 1 माइनस टी के लिए आप इसको 0 रखोगे, 1 माइनस टी को, तो टी के लिए तो 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पुट t इज इक्वल टू 1, t को 1 लिया, यहाँ पे तो LHS में तो 1 ही रहेगा। अच्छा यहाँ 1 लिया, ये 0 हो गया, यहाँ 1 लिया, ये 0 हो गया, बचा ये सिर्फ। तो a के साथ क्या आ रहा है आपके पास, 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 माइनस 2 आपके पास माइनस 1 हो गया। तो a की वैल्यू मुझे -1/2 दिख रही है, आपको भी दिखी कि -2 नीचे आ गया। फिर एक बार आपने t को क्या किया, -1 लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेंगे, क्योंकि एक बार अपॉन में 1 प्लस टी था ना, तो 1 प्लस टी को 0 के इक्वल रखा तो t की वैल्यू -1 आ गई, -1 रखी, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ रखी ये 0 हो गया, ये बचा b वाला सिर्फ फैक्टर। LHS में तो 1 ही चल रहा है। तो यहाँ पे जब -1 रखा तो ये तो 2 बन गया साथ में, यहाँ -1 रखा तो ये 3 बन गया साथ में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6, ठीक है। फिर एक बार हमने t को क्या लेना है, 1 माइनस 2t था, इसको 0 के इक्वल रखा तो t की वैल्यू हाफ आ गई, t की वैल्यू आपकी हाफ आ गई, तो यहाँ पे 1 रखा। अच्छा यहाँ पे 1 माइनस 2t को 0 लिया हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा बस। तो c के साथ यहाँ पे t को 1/2 रखा तो ये आ गया 3/2, यहाँ पे 1/2 रखा तो ये आ गया 1/2, तो c के लिए कितनी आ गई, 4/3। लो बच्चों, अब तो इंटीग्रेशन बचा, बस इंटीग्रेशन a b c, 3 नॉर्मल फैक्टर्स ही तो है, लीनियर a b c, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू आई है -1/2 और पहला फैक्टर था 1 माइनस में t, ठीक है। फिर b की वैल्यू आई है 1/6 और दूसरा फैक्टर था 1 प्लस टी, c की वैल्यू आई 4/3 और ये फैक्टर था 1 माइनस में 2t। अच्छा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t तो हो जाएगा, आसान है। अब -1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन में 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन होना है, 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन होना है, 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन में 1 माइनस 2t का इंटीग्रेशन होना है। सेम पैटर्न है ना, इंटीग्रेशन इसमें डिफिकल्ट नहीं होता पार्शियल फ्रैक्शन में। 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन, लेकिन इस पूरे के बाहर माइनस था, है ना, ये छोड़ना नहीं है, छूट गया क्या, हाँ ये या माइनस था ना, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस था बाहर, तो ये ध्यान रखना, ये छोटी मोटी गलती होनी नहीं चाहिए। अब ये बाहर माइनस था इन केस, तो देखो माइनस सबके पास अंदर चला गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ठीक है, इसको माइनस में ले लेते हैं, गलती नहीं होगी, और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बच गई मिस्टेक आपकी। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि बाहर ओवरऑल माइनस था। तो अब देखो 1/2 कांस्टेंट, इसका जब इंटीग्रेशन करा तो अभी तक हम लॉग करते आ रहे थे, log 1 माइनस टी, लेकिन जब t का कोफिशिएंट खुद का -1 है तो आप उससे डिवाइड भी तो करोगे, ये तो छोड़ नहीं सकते आप, है ना, +1 में छोड़ देते हो आप,
बाकी टी का कोई और कोफिशिएंट होगा तो उससे आप डिवाइड करते थे। 1/1 + t क्या होगा इंटीग्रेशन, log 1 + t। इसमें तो कोई डिवाइड करने की नीड नहीं है क्योंकि t का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -4/3 को ऐसे रखा, इसमें क्या आएगा log 1 माइनस में 2t और -2 से डिवाइड करना पड़ेगा +c। और t क्या था आपके लिए, t क्या था cos x, तो t आपको cos x वापस रखना है और ये जो माइनस है वो मैनेज कर लो आप बस। ये माइनस कभी नीचे रखा हुआ अच्छा नहीं लगता तो माइनस इसको दे दिया आगे, log ये हो गया 1 माइनस में sin x, sin x था cos x था, cos x था ना, t आपका cos x था, ठीक है। -1/6 अपनी जगह पे, ये हो गया log 1 + cos x है, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया, 2/3 log 1 - 2 cos x प्लस c आपके पास, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है पूरा। सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूट किया आपने, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा फिर सब्स्टिट्यूट किया, फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया और लास्ट में कन्वर्ट बैक तो करना है, वो तो आपको पता है, इतनी इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको देखते हैं, यहां पे अब आप देखो ना x² नीचे 2 बार है, हम अवॉइड करते हैं कि दोनों जगह लीनियर, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है ना, दोनों जगह ना लगे, क्योंकि अगर लगेगी, देखो इसके लिए लगेगी तो ax + b, इसके लिए लगेगी cx + d, 4 कांस्टेंट आने वाले हैं। 4 कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं होगा तो करना पड़ेगा। इस केस में देखो ना, आपके पास नीचे x² है तो ऊपर भी x² है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, जब दोनों क्वाड्रेटिक थे, नीचे दोनों जगह x² था तो ऊपर 2x था, उसका डेरिवेटिव था, तो सब्स्टिट्यूट करना हमें सबसे सही लगा। इस बार अगर मैं x² को t ले लेता हूं या y ले लेता हूं तो डेरिवेटिव तो नहीं करेंगे हम। देखो ना, अगर मान लो मैं यहां पर y ले लूं x², तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 2x आएगा, वो 2x कहां मैनेज करेंगे। तो आप इसमें लेट करो लेकिन डेरिवेटिव मत करना, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज मत करना, क्योंकि जब आप dy के लिए निकालोगे तो आएगा 2x dx, तो वो 2x आपको प्रॉब्लम देगा। तो इसमें हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया तरीका है ये भी क्वेश्चन को सिंपल बनाने का। आपके पास x² + 1 और नीचे x² + 2 और यहां पर 2x² + 1 था, आपने x² का y लिया तो ऊपर आ गया y + 1, नीचे आ गया y + 2 और ये बन गया 2y + 1, सही है। अब इसको कंसिडर करो और पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो अभी के लिए, ठीक है। देयरफॉर y + 1 y + 2 और 2y + 1 को अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूं तो a/में y + 2 और b/में 2y + 1। चलो डायरेक्टली अप्लाई करें, a के साथ आ चुका होगा 2y + 1 और b के साथ आ चुका होगा y + 2, इस तरह से कुछ, यहाँ पे y + 1 चल रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर मैंने हटा दिए, ये इक्वेशन मान लो 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, जगह तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे होनी है क्योंकि इंटीग्रेशन अभी इसका काफ़ी जाएगा। अब एक बार हमने यहाँ पे y को -2 रखा, पहले वाले फैक्टर को कंसिडर करते हुए इसको, तो y को -2 रखा तो -2 + 1 -1 आ गया, यहाँ -2 रखा तो 2 × -2 -4, -4 + 1 कितना हो गया -3a। अच्छा ये तो 0 हो ही गया, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/3, ठीक है, a की वैल्यू तो 1/3 मिल गई। फिर y को दूसरी वैल्यू क्या रखे y की, -1/2, -1/2 रखा। जब यहाँ -1/2 रखेंगे तो 1 - 1/2 विल बी 1/2 पॉजिटिव, ये तो 0 हो गया। यहाँ -1/2 रखा तो -1/2 + 2 आपको क्या देके जाएगा, +3/2, तो b के साथ आ रहा है +3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b की वैल्यू मुझे मिल गई सेम 1/3 मिल गई, a और b सेम मिल गया। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 को कंसिडर करो, इक्वेशन 1 को कंसिडर करो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, y + 1 अपॉन में y + 2 और 2y + 1 जो था उसकी वैल्यू आपको मिल गई, a भी 1/3 मिला, b भी 1/3 मिला। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। इनकेस कुछ हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, कांस्टेंट की वैल्यू बस चेंज होगी, बाकी कॉन्सेप्ट तो सही चल रहा है हमारा। a 1/3 है,
और b भी 1/3 है, इस तरह से। अब देखो इसको ना आप इंटीग्रेशन में तो नहीं रख सकते क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू x है और यहां पे सारा क्या y है। तो अब आप इंटीग्रेशन करने से पहले बच्चों अब y की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो वापस। ये 1/3 ये बन गया x² + 2 और ये 1/3 ये बन गया 2x² + 1। आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये मिल गई। अब इंटीग्रेशन करना है, मैं क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो इंटीग्रल मेरे पास क्या था, x² + 1 था, नीचे x² + 2 था और यहां पे था 2x² + 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद 1/3 अपॉन में x² + 2 फिर 1/3 अपॉन में 2x² + 1, ठीक है। एक बार रीचेक कर ले, यही चल रहा है, हाँ y + 2 सही है और 2y + 1 यही था। तो अब इसमें इंटीग्रेशन इजी आपके लिए, 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे x का स्क्वायर और 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसमें 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया। अच्छा फिर इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो मैं तो इसमें क्या करता हूँ, 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसे। तो इंटीग्रल 1/3 ऐसे ही, यहाँ पे क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अच्छा ये 3 × 2 ये तो 6 हो गया। फिर x² प्लस इसका फॉर्मूला लगना है, x² प्लस 1/√2 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। इधर फॉर्मूला सेम ही लगेगा, x² प्लस a² वाला, बस इसमें क्या हुआ a चेंज हो गया, 1/√2 हो गया। तो इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, 3√2 tan इनवर्स x/√2। अच्छा इसके साथ 1/6 ऐसे ही है, 1/में a, देखो 1 में जब 1/√2 रखूंगा तो रख ही देते हैं, ऊपर √2 आ जाएगा, बस ये कहने वाला था मैं। tan इनवर्स x/में a आपका 1/√2 रखा जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या आपका, यहां लिख दूं, ये तो 3√2 है ही, tan इनवर्स x/√2, क्लियर, tan इनवर्स x/√2। अच्छा √2 ऊपर चला गया, √2/6 और ये इधर वाला भी √2 ऊपर आ जाएगा तो √2x + c। अलग अलग फॉर्म्स है, किसी में मुझे डेरिवेटिव करना था, किसी में मुझे डेरिवेटिव रोक के रखना है, क्योंकि 2x आता तो मैं कहाँ लेके जाता। मुझे पहले क्या करा, मैंने क्या करा इसमें, पहले मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करा, a और b की वैल्यू निकाल ली, फिर उसे वापस x² में ले आए और इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में ही कर दिया, ठीक है। आ गया समझ। अब इसका 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दूर से तो लगते नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, जब तक इन पर अच्छा सा काम ना किया जाए आपको लगेगा ही नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप, इसको मैं आई लेके पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जो कि आपको भी दिख रहा है कि tan थीटा तो कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, वो आ गया 1 + tan² थीटा, ये आ गया 1 + tan² थीटा, और ये क्या है 1 + tan³ थीटा, ठीक। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई 1 + tan² थीटा तो sec² थीटा है, और ये 1 + tan³ थीटा हो गया, ठीक है। अब इसमें tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन आपको sec² थीटा देके जाएगी, तो आपने उसे t ले लिया, t = tan थीटा, लिख दो डायरेक्टली एक ही लाइन में कि dt की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, sec² थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होके क्या मिल गया, tan थीटा t है, नीचे भी 1 + t³ हो गया, और sec² थीटा d थीटा किसमें चला गया, dt में। अब आप बोलोगे अब कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, अभी दिखेगा, ये देखो, अगर मैं इसको 1 को 1 का क्यूब कंसिडर कर लूं तो क्या होगा, a³ + b³ लगा दूं, a + b a² + b² - ab, है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर b² मतलब t का स्क्वायर -1 × t मतलब t हो गया। ये सिचुएशन है, जिसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं
इसको मैंने लिख दिया t+1, जो कि लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लिखूंगा तो t² माइनस t+1, t² माइनस t+1। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अच्छा, t आपका tan थीटा है, वो तो अब लास्ट में देखेंगे। अब इसमें पहले कंसिडर किया मैंने, कंसिडर किया t अपॉन में t+1, यहां पे क्या है t² माइनस t+1। तो पहला फैक्टर तो लीनियर है आपके लिए, a अपॉन में t+1। अच्छा, t² माइनस t+1 ये तो प्योर क्वाड्रेटिक है, तो इसमें ऊपर लीनियर लगाना पड़ेगा, bt प्लस c अपॉन में t² माइनस t+1। ठीक है, अब मान लो इसे मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, a के साथ ये t+1 के साथ ये, तो a के साथ आ गया आपके पास t² माइनस t+1। ठीक है, और t+1 आ गया bt प्लस c के साथ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। अब मान लो इसमें पहली वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ t की, इतनी जो हमने वर्किंग सीख ली है, मैं t+1 को 0 के इक्वल रख के t की वैल्यू -1 ले सकता हूँ। तो इस केस में मैंने t को -1 रखा, तो यहाँ पे तो LHS में तो -1 आ गया। अच्छा, यहाँ जैसे -1 रखा ये टर्म तो 0 हो गई, यहाँ रखते हैं -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, -1 यहाँ रखा, +1 हो गया, तो ये 3a आ रहा है, 1 + 1 + 1 3a। ठीक है, तो a आपको मिल गया -1/3, a आपको मिल गया -1/3। फिर एक बार आपने t को क्या लिया, अब इसको तो 0 रख नहीं सकता मैं, t की एक वैल्यू मिल रही थी फैक्टर को देख के, फिर अदर वैल्यू सोचना शुरू करो कि t की वैल्यू -1 रख चुका हूं, तो कह रहा है 0 रख के देखो सबसे छोटा। अब 0 रखोगे LHS में सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 रखा, 0 - 0 + 1, तो a × 1 a आ गया। अच्छा, यहाँ पे 0 रखा, ये हट गया, 1 बचा, यहाँ पे 0 रखा, b हट गया, तो आपके पास क्या आ गया, c आ गया। अब a जब -1/3 है और a + c 0 है, तो -1/3 इधर आएगा, तो आपको c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +1/3। बोलो, ये भी क्लियर हो गया, a मिल गया, c मिल गया। अब b चाहिए, b के लिए -1 रख चुके हम t की वैल्यू, 0 रख चुके हैं तो आप 1 रख सकते हो आप, इक्वेशन बन के जाएगी। यहाँ पे 1 रखा हमने, तो यहाँ पे LHS में 1, इधर 1 - 1 0 हो गया, तो a बचा सिर्फ, है ना, ये 1 - 1 ये तो 0 हो गया, +1 × a हो गया। यहाँ पे 1 रखा, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ 1 रखा b + c, तो क्या आ गया 2 × b + c, मतलब 2b + 2c। ठीक है, b निकालना बस आपको, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ये 1, a कितना है -1/3। अच्छा, 2b कैलकुलेट करना है, c रखा तो 2 × 1/3 2/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, है ना, c के लिए 1/3 रख दी। अब -1/3 + 2/3 आपको क्या देके जा रहा है, -1/3 2/3 आपको देके जा रहा है +1/3, +1/3 को इधर भेज दिया, तो 1 - 1/3, यहाँ पे 2b बचा, तो ये कितना आ गया, ये 2/3 बन गया, और यहाँ पे सामने 2b चल रहा है, तो b की वैल्यू भी 1/3 आ गई, b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, a -1/3 आ रहा है, b और c दोनों 1/3 आ रहे हैं। इक्वेशन 1 उठाया और i भी कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन करना, तो इसमें a और b की वैल्यू रख के ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन इंटीग्रल मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल क्या था, a अपॉन में क्या है, t - 1 या t+1, t+1 है ना, तो a आपके पास है -1/3 अपॉन में t+1। ठीक है, फिर था bt + c, जिसमें b भी 1/3 है और c भी 1/3 है, तो bt, ठीक है, यहाँ पे b × t + c, और अपॉन में था t² - t+1 dt। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे आपके। ठीक है, -1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन तो हम देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, 1/3 पूरे से कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, t+1 t² - t+1। तो देखो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन रही है, तो 7.4 का ये मेन कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा, अभी करते हैं। यहाँ पे तो देखो इंटीग्रेशन हो गया, -1/3
ये हो गया log t प्लस 1 और 1/3 इसको ले लिया I1 और इसको इक्वेशन 3 मार्क कर दिया और कंसिडर कर रहे हैं अब I1 को अलग से। अब जितना शॉर्ट में कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर किया हमने I1, है ना, काफी टाइम लगाने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब हाँ ये 4-5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है और उसके हिसाब से 6 मार्क्स वर्थ है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा ये। तो इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्टली लगा रहा हूं मैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक क्या होता है, लेट करते हैं हम कि जो लीनियर वाली टर्म है वो a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आता है नीचे, तो 2t माइनस 1 प्लस b आ गया। अब इसको सॉल्व किया, इसमें a और b ये अलग है, वो a और b बात खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ये आ गया 2at माइनस में a प्लस b, यहाँ पे t प्लस 1 चल रहा है। कंपेयर किया जब मैंने तो मुझे a की वैल्यू हाफ दिख रही है, दिख गई ना, 2a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू हाफ हो गई। और फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस a प्लस बी कॉन्स्टेंट पूरी टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1। a अगर आपके पास हाफ है तो ये आपने a हाफ रखा है यहाँ पे, ठीक, ये माइनस हाफ उधर चला गया तो b कितना बन गया 3/2, b बन गया 3/2, a बन गया हाफ। अब इसको I1 को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। I1 को कैसे सॉल्व करेंगे, I1 में ऊपर t प्लस 1 था जिसमें a और b की ये वैल्यू आ गई, तो इसमें रख के हम आगे सॉल्व करेंगे। मैंने a की वैल्यू रखी यहाँ पे 1/2, ठीक है, 2t माइनस 1 के नीचे ये पूरा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, थोड़ी चीजें डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि कर चुके हैं बहुत बार हम ये। मतलब a की वैल्यू 1/2 रखी तो ये ऊपर रखा जा रहा है, तो 1/2 2t माइनस 1 के नीचे पूरा और b की वैल्यू 3/2 के नीचे ये पूरी वैल्यू आएगी, 3/2 के नीचे ये पूरी वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन होना है dt। अब इसमें आपको याद दिलाऊं, हाफ कांस्टेंट है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर रखा गया है, तो हम डायरेक्टली उसमें लिख देते हैं log fx या ft आ रहा है इस केस में, तो मतलब log डिनोमिनेटर। अच्छा 3/2 इसका इंटीग्रेशन होना है, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक है जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो t का कोफिशिएंट 1 है, उसको आधा किया 1/2, स्क्वायर किया 1/4, तो 1/4 जो आया उसको अगर मैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 के साथ रखूंगा तो आएगा t माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखो ये चीज आप चाहे लिख के करना चाहो तो कर लो। दोबारा बोल रहा हूँ, t का कोफिशिएंट 1, उसको हाफ करते हैं 1/2, स्क्वायर किया 1/4, तो वो 1/4 में यहाँ पे प्लस और माइनस करता हूँ। प्लस वाला मैंने जब यूज किया इसमें टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4, तो वो t माइनस 1/2 का स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ 1 के साथ माइनस 1/4 क्या देगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, जिसको आप पॉजिटिव रूट 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो लो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। ये इंटीग्रेशन तो हो चुका है, यहाँ पे 3/2 था, इसमें क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 में a, देखो ये a है, 1 में a लिख रहा हूँ तो मैं बच्चों ऊपर लिख रहा हूँ 2/√3 डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि 1 में √3/2 है तो उल्टा हो गया। tan इनवर्स x मतलब ये पूरा t माइनस हाफ और √3/2 प्लस c अगेन, मतलब c1 c2 कुछ भी ले सकते हो आप। तो I1 की वैल्यू तो आपको दिख रही है हाफ log टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 ऊपर √3 बन गया। tan इनवर्स यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 2t माइनस 1, अच्छा अपॉन वाला 2 नीचे वाले 2 को क्रॉस कर गया प्लस c। अब बना फाइनल इंटीग्रल। फाइनल इंटीग्रल ये, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ t की वैल्यू भी रख रहा हूँ tan थीटा। तो फाइनल इंटीग्रल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास i के लिए क्या आ रही है 1/3 log t के लिए रखी tan थीटा प्लस 1, ये फिर 1/3 इसके साथ जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/6 हो गया। यहाँ पे log t को रखा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1, फिर 1/3 इधर रखा, √3/3 कितना हो जाएगा 1/√3, इधर लिख देता है 1/√3 tan इनवर्स t को रखा tan थीटा। ये कंप्लीट आंसर है बच्चों इसका, बहुत ही
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेंदी था नो डाउट, एक बार बैक करके रिवाइज कर लो, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एज इट इज आता है और आप हार्डली 4-5 मिनट में निपटा सकते हो अगर आप इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो तो। ठीक है, समझ आ गया फॉर्म सारा? ठीक, सब्स्टिट्यूशन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया, लीनियर क्वाड्रेटिक का पेयर बना। अभी तक लीनियर क्वाड्रेटिक के बन रहे थे पर क्वाड्रेटिक आसानी से सॉल्व हो रहा था, पर यहाँ पर हमें फिर आगे ये फॉर्मेट लगाना पड़ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, फिर स्पेशल इंटीग्रल्स, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब पूरा रिवाइज हो गया आपका, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक अच्छा क्वेश्चन आपको बना गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का एक और फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपने नोट किया होगा जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए उसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम थी। जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर होगी या फिर बड़ी होगी न्यूमरेटर की डिग्री, तो उस केस में हम वो डिवाइड करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो वो फिर मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, sin x बाय साइन 4x, फिर वही वाली बात कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन तो दिख ही नहीं रहा लगता हुआ, आपको जो दिख रहा है आप वो करना शुरू करो, कि आपको दिख रहा है कि sin 4x 2 इंटू साइन 2x और cos 2x में लिखा जा सकता है। अभी तो हमें सिर्फ यही दिख रहा है, फिर क्या फायदा हुआ इससे? आप कह रहे हो ऊपर sin x है, कुछ बेनिफिट तो हुआ नहीं, लेकिन अगर मैं इस sin 2x को फिर से ब्रेक कर दूं 2 sin x cos x में, तो बेनिफिट होगा। ये cos 2x अपनी जगह पे चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, sin x से sin x क्रॉस हो गया, यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया, 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? ये बन गया cos x और cos 2x। अच्छा, ऐसा तो एक सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज, sin x माइनस sin 2x वाला। इसमें अब क्या आपको आइडिया लग रहा होगा कि आप क्या करने वाले हो, इसमें cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर cos x से मल्टीप्लाई किया तो नीचे cos स्क्वायर x हो गया और ये cos 2x है ना, ये cos 2x है। अच्छा, डिनोमिनेटर में आप ऐसी वर्किंग कर सकते हो कि जिससे कि ये पूरा क्वेश्चन डिनोमिनेटर वाला साइन में कन्वर्ट हो जाए, करके देखते हैं। ये cos स्क्वायर x आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और cos 2x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सब्स्टिट्यूशन आती है हमें, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। चलो लगा देते हैं, लेट t इज इक्वल टू आपका साइन x, तो dt की वैल्यू क्या बन गई? cos x dx, ये भी ठीक है। इंटीग्रल पे आ जाओ, इंटीग्रल यहां पे क्या बनेगा? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना 1 माइनस में टी स्क्वायर और ये बना 1 माइनस में 2t स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर, cos x dx किस में चला गया? dt में। अब अगर मैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की सोचूं तो नीचे क्वाड्रेटिक फिर ये क्वाड्रेटिक, आप बोलोगे ये तो स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट करोगे तो 2 लीनियर फैक्टर, तो 4 कांस्टेंट तो लेने ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हमने टेक्निक लगाया था ना कि अगर हर जगह आपको टी स्क्वायर दिख रहा है या एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो आप वाई ले लो, आप इसको वाई ले लो और पार्शियल फ्रैक्शन इजी वे में लगा लो, डेरिवेटिव मत करना, क्योंकि 2t कहां लेके जाओगे डेरिवेटिव करा तो आप नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, कंसिडर करो इसे। आप इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t स्क्वायर अगर आप लेते हो तो ये फॉर्म बन गई 1 माइनस में y और 1 माइनस में 2y, जिसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन में 1 माइनस में y और b अपॉन में 1 माइनस में 2y। यही तो करते आ रहे हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और यहां से काम करो। देखो यहां तो 1 ही रहेगा, सिर्फ a के साथ आया 1 माइनस में 2y और b के साथ आ गया 1 माइनस y, ठीक है। एक बार y को क्या रख सकते हैं हम? 1, एक बार y को 1 रख सकते हैं, LHS तो 1 ही रहेगा। यहां पे जैसे ही 1 रखा तो a के साथ 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू मिल गई आपको -1, माइनस इधर आ गया। और फिर एक बार अब y को रख सकते हो हाफ, LHS तो 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो y है ही नहीं, कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो इसमें मैंने y को हाफ रखा, ये 0 हो गया, इधर हाफ रखा तो क्या बना? 1 माइनस हाफ, हाफ ही तो हो गया, तो b के साथ हाफ बन गया यहाँ पे, तो b के लिए 2 मिल गई, b के लिए 2 आ गई।
अब देखो इस पूरे का रिजल्ट ए और बी मिला, और नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसे, नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस में 2t स्क्वायर, है ना। तो ये a अपॉन में, देखो a अपॉन में 1 माइनस वाई लिया था, 1 माइनस वाई। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, a और b की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, a -1 है, b 2 है, ठीक है। तो a की वैल्यू -1 रखी, अच्छा 1 माइनस वाई था, y को वापस टी स्क्वायर रख दिया, b की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है पॉजिटिव, और अपॉन में क्या था 1 माइनस 2y, तो y तो टी स्क्वायर है। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो t की रिस्पेक्ट में, देखो इसका। तो अगर मैं इसको ही सिर्फ इक्वेशन 1 ले लूं, कंसिडर इक्वेशन 1, समझ गए ना आप। देखो इसकी वैल्यू ये थी और फिर ये था, y को टी स्क्वायर वापस रख दिया मैंने, y आपका टी स्क्वायर लिया हुआ था, और a और b की वैल्यू रख दी। और अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 i लगा के, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 i लगा दिया हमने। तो -1 अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होना है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होना है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। अच्छा -1 को अगर, देखो -1 को अगर मैं नीचे भेज दूं, कांस्टेंट अगर कुछ होता तो मैं बाहर ले जाता, लेकिन -1 एक ऐसा है जो नीचे भी यूज हो सकता है। तो इसको मैंने क्या करा, टी स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बना दी। अच्छा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इधर भी टी स्क्वायर के आगे मैं कोफिशिएंट 1 बनाता आ रहा हूं शुरू से, तो मैंने 2 इसमें भी कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या बना, ये 1/2 बचा, माइनस में टी स्क्वायर बचा, सही है, 1/2 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 से 2 क्रॉस हो गया। इसमें तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, इसका फॉर्मूला तो लगा दिया। अच्छा 2 से 2 क्रॉस हो गया, यहां पे फॉर्मूला आप बनाते हैं, यहां पे ये बना 1/√2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इंटीग्रल 1/2 log, ये तो t -1 t + 1 पे बात खत्म हो चुकी है, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 1/2a, a आपका 1/√2 है, ठीक है, log a + x, ये पूरा a है और x की जगह t आएगा, और a - x + c। देखें अब इसमें t क्या था, t आपका क्या था, sin x था, t आपका sin x था। तो वापस अब इसको t को sin x रखते जाएंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहाँ पे जैसे हाफ है, log t की जगह मैंने रख दिया sin x -1 अपॉन में sin x + 1, ये निपट गया, प्लस अब देखो 2/√2 क्या होता है, √2, तो ये 1/√2 रह गया, ये तो 1/√2 रह गया। अच्छा इधर क्या करा मैंने, एलसीएम ले लिया, 1 + √2t और 1 - √2t, दोनों डिनोमिनेटर के जो √2 थे वो तो कैंसिल आउट हो गए, तो साथ में आ रहा है log 1 - √2, t की जगह रख दिया sin x, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था 1 प्लस, उल्टा हो गया, यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऊपर आपका प्लस है, ठीक है, और नीचे आपका माइनस है, और +c आंसर, ठीक है। तो फॉर्म्स समझ आई, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालनी है अलग अलग सिचुएशन पे, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये सब कवर किया। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की एक फॉर्म और रहती है, वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। फॉर्म्स मतलब सॉल्विंग हमें सारी समझ आ गई, बस एक फॉर्म और समझानी है। तो काफ़ी बड़ा हो गया था लेक्चर, आप ये पहले एक बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन का और जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।